जी नमस्ते। मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। तो देखिए, अभी जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। 1 महीना या 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। तो क्या है, उसमें 150 अंकों का आपका प्रश्न पत्र रहेगा, जिनमें से 60 नंबर का आपका एसएसटी से आएगा। तो आज की इस वीडियो में एसएसटी से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी है, मैं एक बार देखूंगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है एसएसटी। फिर आगे हम उसी हिसाब से अपना कक्षा चलाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सामान्य जानकारी लेंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं या फिर आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, इनका जवाब आप हमें अंत में देंगे अपना परसेंटेज निकाल करके। जैसे कि मान के चलो कि 50 क्वेश्चन है या फिर 20 क्वेश्चन है, इनमें से आपने कितने सही किए। यदि 50 में से 20 सही किए तो आप 50/20 लिख करके दोगे। इस हिसाब से आप लिख करके दीजिएगा। तो चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। पहला ही प्रश्न है कि जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, ये कहाँ पर स्थित है। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न में है शिवालिक पर्वत कहाँ पर स्थित है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर स्थित है, हिमालय पर्वत पर स्थित है। चलिए हम इससे रिलेटेड 2-3 इसके इम्पॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। सबसे पहले कि जो शिवालिक पर्वत है, जो शिवालिक है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। ठीक है। दूसरा है, इसे हम शिवालिक हिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिवालिक हिल्स भी कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट है आपका, यह उत्तर भारत की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। उत्तर भारत की प्रमुख जगह है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ आप में से 95% सही जवाब देंगे। रामायण की कितनी कांड है, या फिर आप कह सकते हो कि जो रामायण है ये कितने कांडों में विभाजित है। ऑप्शंस में है 7, 10, 12 और 14। निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामायण में कितने कांड है या फिर रामायण कितने कांडों में विभाजित है। 7 कांडों में विभाजित है। चलिए हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है, पहला है रामायण में कुल कितने कांड है, तो रामायण में कुल 7 कांड है। ठीक है। दूसरा है, प्रत्येक कांड में भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं वर्णित है। मतलब कि प्रत्येक कांड में किसका वर्णन मिलता है, भगवान राम के जीवन का। ठीक है। और तीसरा है, कांडों की संरचना कथा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। ये आपके लिए कुछ बातें हैं जो आपके लिए नॉलेजेबल होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है। आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं, वेदांत ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है या फिर काव्य ग्रंथ है। उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है, उपनिषद को हम किस प्रकार के ग्रंथों में गिनेंगे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद कैसा ग्रंथ है, यह एक वेदांत ग्रंथ है। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, उपनिषद वेदों के दार्शनिक और ध्यानात्मक भाग है। कैसा भाग है, एक तो दार्शनिक भाग है, दूसरा ध्यानात्मक भाग है। सेकंड में है, ये हिंदू धर्म की मौलिक शिक्षाओं को समाहित करते हैं। कौन से शिक्षाओं को, जो मौलिक शिक्षा जो हमारे सामान्य बोलचाल की है ना, उन शिक्षाओं को समाहित करते हैं। और तीसरा है, ज्ञान, ध्यान और आत्मा की खोज पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, पहला है ज्ञान पे, दूसरा ध्यान और तीसरा आत्मा की खोज पर केंद्रित है। तो ये अंतिम वाला लाइन आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये आपको याद में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस विशेषता के लिए जाना जाता है। गुप्त काल को किस विशेषता के लिए जाना जाता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है कला और वस्तुकला, दूसरा है कृषि और व्यापार, आगे है युद्ध और साम्राज्य, फिर है विज्ञान और गणित। गुप्त काल को किस विशेषता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपका होगा ए नंबर सही। गुप्त काल को कला और वस्तुकला के लिए जाना जाता है। इन क्षेत्रों में इनको महारत हासिल था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका। कुछ पॉइंट लिख रखे हैं इसके, जैसे कि गुप्त काल जो है कला और वस्तुकला के उत्कर्ष के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था गुप्त काल? कला और वस्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा है गुप्त काल में क्या था? मूर्ति कला और शिल्प कला की भी उत्कृष्ट कृतियां मिली हैं। फिर आगे है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की उन्नति हुई थी इस काल में। किस काल में? गुप्त काल में। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। इन ऑप्शंस में से आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर है मौर्य साम्राज्य क्या थे? प्रथम सम्राट थे मौर्य वंश के। किस वंश के? मौर्य वंश के प्रथम सम्राट थे। कौन? प्रथम सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है चाणक्य के साथ साम्राज्य का गठन किया था। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त के गुरु थे, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा लिखा था? अर्थशास्त्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन है अकबर के दरबार में नवरत्नों की उपस्थिति का प्रमुख सदस्य कौन था? अकबर के दरबार में कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। इन 9 सदस्य में जो था कौन सा प्रमुख था? ऑप्शन में है बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और राजा मैन सिंह। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? आपने अकबर और बीरबल की कहानी तो देखी होंगी, बहुत सारे नाटक भी बने हैं। तो जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उन 9 रत्नों में से जो सबसे ज़्यादा प्रमुख था, उनका जो सबसे ज़्यादा खास था, वो था बीरबल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। जैसे कि पहला है बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक प्रमुख सदस्य था। आगे है बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध था। बीरबल किसके लिए प्रसिद्ध था? एक है बुद्धिमत्ता और दूसरा है अपने सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध था। फिर है अकबर के दरबार में सलाहकार और उसके मित्र थे। किसके? अकबर के। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए, आप इसे ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है नवजागरण का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपसे प्रश्न में पूछा गया है नवजागरण का प्रमुख नेता कौन था। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय नवजागरण के लेखक थे। चलिए आगे देखेंगे। आगे है राजा राम मोहन राय ने नवजागरण आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और ये ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। 2 बातें आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है? सबसे पहला जो है राजा राम मोहन राय ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? नवजागरण आंदोलन की शुरुआत की थी। दूसरा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तीसरा है सामाजिक सुधार और अंधविश्वास के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। तीसरा पॉइंट उतना नहीं है, पर ये जो 2 है आपके, एक नवजागरण वाला और दूसरा है ब्रह्म समाज की स्थापना वाला, ये दोनों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है संगम काल के प्रमुख साहित्यिक कार्य कौन कौन से हैं? प्रश्न में है संगम काल के प्रमुख साहित्य कार्य कौन कौन से हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि
तमिल साहित्य जो है वो संगम साहित्य के प्रमुख साहित्यिक कार्यों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे हम। सॉल्यूशन है हमारे पास, संगम काल तमिल साहित्य का स्वर्ण युग था। किसका? तमिल साहित्य का। क्या चीज था? संगम साहित्य का स्वर्ण युग था तमिल साहित्य। आगे है, कविताओं और काव्य रचनाओं का विकास हुआ था इस काल में। सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ से मिले जुले कुछ इसमें प्रसंग मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यदि जेटेट का जो सिलेबस है उसे आप देखोगे तो सबसे पहला ही आपका टॉपिक है स्रोत, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो प्रश्न में पूछा है कि पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। आइए आगे समझते हैं हम। आगे है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? ब्रिटिश काल में हुई थी। और पुरातात्विक स्थलों की खोज और संरक्षण किया गया था। इसके साथ ही साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन का प्रमुख संगठन के रूप में भी कार्य किया जाना था। तो ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लेना अपने बुक में। चलिए अगला देखिएगा, 10वां है, गौरव गाथाएं किस साहित्यिक काल की काव्य रचनाएं हैं? मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था, यदि आप लोगों ने हिंदी साहित्य का वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, उन 4 भागों में से आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि गौरव गाथाएं उन चारों में से किस काल की रचना है? भक्ति काल, प्राकृतिक काल, आधुनिक काल और ऐतिहासिक काल। क्या होगा राइट आंसर इसका? आंसर है ये किस काल की है? भक्ति काल की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट बिंदु को। भक्ति काल की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? धार्मिक और भक्ति पंथ के प्रचार हुए थे इस काल में। फिर है सामाजिक और धार्मिक सुधार हुआ था भक्ति काल में। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखिएगा, मृत्युंजय किसकी रचना है? मृत्युंजय एक बुक का नाम है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये शिवाजी सावंत के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। शिवाजी सावंत द्वारा रचित है। दूसरा है ऐतिहासिक पात्र की जीवन गाथा है इसमें। तीसरा है हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है ये। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी ध्यान में रखना है आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का असली नाम क्या था? मतलब कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन में है विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और सम्राट। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य को वास्तविक रूप में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। पहला है, चाणक्य का असली नाम मतलब कि वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। दूसरा है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी इन्होंने बहुत सहायता की है। उनके कौन थे? मंत्री थे। कौन थे? मंत्री थे। कौन? चाणक्य। फिर आगे है, ये किसके लेखक थे? अर्थशास्त्र के लेखक है। ये वाला जो तीसरा पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सीधा तौर पे प्रश्न पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर सी देख लेना एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदिनी किसकी रचना है? किसकी काव्य रचना है? क्या चीज? नंदिनी। नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या होगा? फिलहाल में जो नंदिनी काव्य रचना है ये जयदेव के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे।
जयदेव की प्रमुख काव्य रचना है, ठीक है। दूसरा है गीत गोविंदम का हिस्सा है, ये एक और ग्रंथ का नाम आप याद करना। गीत गोविंदम के लेखक भी कौन है? जयदेव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ये क्या है? भक्ति और प्रेम की विषय वस्तु है। जो ये ग्रंथ है इसमें क्या है? भक्ति और प्रेम की विषय वस्तु है। चलिए आगे बढ़ते हम, अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। सुभाषित किस प्रकार की रचनाएं हैं? सही आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाषित जो है काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है जो है, सुभाषित काव्य की श्रेणी में आती है। सुभाषित किस में आता है? काव्य की श्रेणी में। फिर आगे है संस्कृत साहित्य का क्या है? ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आगे है सुविख्यात पंक्तियां और विचार इसमें समाहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, कर्म विपाक के लेखक कौन है? भास, कालिदास, शूद्रक और वाणभट्ट, इन चारों ही ऑप्शंस में से कर्म विपाक के लेखक कौन है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्म विपाक के लेखक कौन है? शूद्रक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे हम कुछ। इंपॉर्टेंट बिंदु में है संस्कृत नाटक का एक प्रमुख उदाहरण है, शूद्रक द्वारा रचित है यह, और क्या है? सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित है। 3 बातें आपको ध्यान में रखना है, एक तो शूद्रक के द्वारा रचित है, दूसरा नाटक है, और तीसरा क्या है? सामाजिक और ऐतिहासिक है। क्या चीज़ ऐतिहासिक है? तो आपको दे रखा है कर्म विपाक, ठीक है। बुक का नाम याद रखना, कर्म विपाक में ये तीनों ही चीज आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। क्या कि अंग्रेजी किसकी रचना है? जो अंग्रेजी रचना है ये किसकी है? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से अंग्रेजी रचना किसकी है? तो इसका सही आंसर जो है आपका है ऑप्शन नंबर सी। किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रेमचंद की यह एक क्या है? प्रमुख कहानी है। दूसरा है सामाजिक मुद्दों को उजागर करती है और हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान में रखना है आप इसे। बाकी बात अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी। लेखक कौन है पद्मावत के? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित, ठीक है। जो ऊपर आपको बुक दे रखे हैं वो किसके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य रचना है ये, और क्या है? प्रेम और वीरता की कहानी है इसमें। किसकी कहानी है? प्रेम और वीरता की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राज्य किस क्षेत्र में था? हर्षवर्धन का जो राज्य था वो किस क्षेत्र में था? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, या फिर पूर्वी भारत में? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, किस भारत में था? उत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत में था। दूसरा है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व था। तीसरा है हर्षवर्धन के शासनकाल की उपलब्धियां बहुत अच्छी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है। तो मैं अंतिम क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, इसका जवाब आपको अंतिम वाले क्वेश्चन में देना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, विद्यापति किस साहित्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा राइट है? करेक्ट आंसर है विद्यापति जो है मैथिली काव्य साहित्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्यापति मैथिली काव्य के प्रमुख कवि है। किसके? मैथिली काव्य के प्रमुख कवि है। दूसरा है प्रेम और भक्ति की रचनाएं हैं इसमें। तीसरा है मैथिली साहित्य का गौरव का विषय इसमें प्रतिपादित है। तो अगला क्वेश्चन करिएगा,
ये रहा स्क्रीन पे आपका आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही कर लिया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट में दे दीजिए। मैं आगे पढ़ाता हूँ। अमृता प्रीतम किस साहित्यिक शैली में लिखती है? अमृता प्रीतम शायद किसी का नाम है। ये किस शैली में लिखना पसंद करती है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये कविता रूपी शैली में लिखना पसंद करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए एग्जाम की दृष्टि से आउट ऑफ पॉइंट देखते हैं क्या है। अमृता प्रीतम एक प्रमुख कवि थी और इसके साथ ही साथ पंजाबी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान था उनका। प्रेम और समाज पर आधारित कविताएं लिखा करती थी। जो कविताओं का रचना करती थी किस पे करती थी? प्रेम और समाज पर आधारित करती थी। तो आई होप कि मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। इसका जो अगला चैप्टर है वो आपके लिए कल आएगा। आप तैयार रहिएगा और कैसा लगा आप एक बार कमेंट सेशन में हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट सेशन में पिन कर सकते हो। अपना कमेंट बेफिक्र होकर के लिख सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं।